हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। माई सेल्फ शुभम गोस्वामी आप सभी की तैयारी को और भी शानदार बनाने के लिए मैं एक बार फिर से लेकर आया हूं क्लास 12 इंग्लिश का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। तो जितने भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड एग्जाम में 24 फरवरी को 12th इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कमेंट करते हैं सर इंग्लिश में क्या आएगा, क्या हम पढ़ें। तो देखिए इंग्लिश में कुछ भी फिक्स नहीं होता, ना तो आर्टिकल फिक्स होता है, ना तो लेटर फिक्स होता है, ना ही अनसीन पैसेज फिक्स होता है और ना ही इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस फिक्स होते हैं। अगर कुछ फिक्स होता है तो वो है सेंट्रल आइडिया, यानी कि सेंट्रल आइडिया फिक्स होता है कि हाँ 2-3 याद कर लो यही आएगा, वो 4 नंबर बिल्कुल पक्का होता है। लेकिन ये हिंदी नहीं है, क्योंकि हिंदी में लगभग 30 से 40 नंबर एकदम पक्का होता था। लेकिन आपको प्रयास तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपको टॉपर बनना है। जैसे हम हिंदी में 100 में 95 करके आए हैं, वैसे ही हम इंग्लिश में भी 100 में 95 प्लस लेकर आएंगे। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करना होगा। जो स्टूडेंट स्टार्टिंग से मेहनत कर रहे हैं उनका तो 100 में 90 to 95 प्लस आएगा, लेकिन जो स्टूडेंट कमजोर हैं, जिन्होंने अब तक अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, उनका भी नंबर अच्छा आएगा। लेकिन आपको क्या करना होगा, जितना टाइम आपका बचा है उसको अच्छे से स्टडी में लगाना होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 इंग्लिश के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो इस बार 2023 में आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। देखिए स्टूडेंट, मैं किसी चीज की गारंटी नहीं लेता। देखिए ये क्वेश्चन आएगा, हो सकता है आ जाए, लेकिन अगर नहीं आएगा तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और ये वीडियो इंग्लिश ग्रामर का वीडियो है, यानी कि इंग्लिश ग्रामर में जो 5-6 टॉपिक हैं उनको मैं एक ही वीडियो में पढ़ाऊंगा। अभी आगे मैं बताऊंगा कि क्या क्या हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए आपको अब की बार 100 में 100 लेकर आना है, नहीं ला पाए तो 95 प्लस तो लेकर आएंगे ही, ठीक है। बस इतना प्रश्न पढ़ लो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये जानिए कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए हमारा टारगेट क्या है इस वीडियो का, हम 6 टॉपिक इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। 12th इंग्लिश ग्रामर के 6 टॉपिक्स को। अब देखिए इंग्लिश ग्रामर जो होता है ये आपके बोर्ड एग्जाम में 25 नंबर का आता है, यानी कि सेक्शन सी आपका जो होता है ये 25 नंबर का आता है। क्या 25 नंबर आप ऐसे ही जाने देंगे? क्वेश्चन पढ़िए, आपका 25 में 25 नंबर क्लियर रहेगा। देखिए इस वीडियो में हम टोटल 6 टॉपिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, इसके 4 क्वेश्चन पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, 4 क्वेश्चन। फिर हम पढ़ेंगे सिंटैक्स, इसके भी 4 क्वेश्चन। फिर एंटोनिम सिनोनिम, 4 क्वेश्चन सभी के हम पढ़ेंगे। यानी कि टोटल क्वेश्चन देखा जाए तो 6 टॉपिक हैं, 4 क्वेश्चन पढ़ेंगे, 24 क्वेश्चन हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग कॉपी और पेन ले लीजिए और अच्छे से बैठ जाइए, क्योंकि मैं तो कहूंगा भैया पढ़ लो, नहीं पढ़ रहे हो तो गलती आपकी है, बाद में नंबर कम आएगा ना तो आप ही लोग कहोगे अरे सर नहीं पढ़े थे नंबर कम आ गया, ठीक है। तो आज सुधर जाओ, भी समय है, ठीक है। चलिए सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं जो कि है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। पहले हम इसी को पढ़ेंगे। देखिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में होता क्या है सभी को पता है, डायरेक्ट स्पीच दिया रहेगा, उसको हमें इनडायरेक्ट में बदलना होगा। समझ में आया? सिंपल सा है, ठीक है। जैसे देखिए शीला सेड आई हैव लॉस्ट माई वॉच, यानी कि शीला ने कहा मेरी घड़ी खो गई है, ठीक है। अब सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि जो आपका डायरेक्ट स्पीच है इसमें जो आपका इन्वर्टेड कामा के अंदर है, देखिए यहां पर डबल इन्वर्टेड कामा कर दीजिएगा, ठीक है। ये जो इसके अंदर वाला पोर्शन होता है इसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, ठीक है। अब ये आप देखिए कि ये कौन सा सेंटेंस है, तो ये असर्टिव सेंटेंस है, क्योंकि ये इंपरेटिव नहीं है, ये इंट्रोगेटिव नहीं है, तो ये असर्टिव है, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये कौन सा टेंस है, आई हैव लॉस्ट माई वॉच, तो हैव किस में लगता है, हैव प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगता है। तो जब इसे हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट होगा। 2 चीजें याद रखिएगा, सबसे पहले ये असर्टिव सेंटेंस है, दूसरी कंडीशन ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो चलिए बदलते हैं, शीला
शीला, ठीक है। सैड हमारा सैड ही रहेगा, ठीक है, मतलब सैड नहीं, उदास नहीं, दूसरा सैड, ठीक है। बीच में हम लगाएंगे दैट, ठीक है। अब देखिए आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा सब्जेक्ट से, मैंने बताया था फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट से, सेकंड का ऑब्जेक्ट से, थर्ड में नो चेंज, तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट से बदलेगा, तो आई बदलेगा शीला से, तो शीला के लिए हम सब्जेक्टिव केस क्या लिखेंगे, क्योंकि शीला एक लड़की है और लड़की के लिए हम सब्जेक्ट लिखते हैं सी, तो यहां पर लिखेंगे सी, ठीक है। अब देखिए ये आपका कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो हैड के जगह पर हैड कर देंगे, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड रहता है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है, लॉस्ट ऐसे ही रहने देंगे लॉस्ट, ठीक है। अब देखिए माई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा शीला से, तो शीला के लिए हमने सब्जेक्ट यूज किया है सी, तो इसके लिए अपने की अंग्रेजी क्या यूज करेंगे, सी के लिए हर, ठीक है, तो यहां पर हम हर कर देंगे, बस हो गया। तो यहां पर हर, ठीक है, वॉच, हर वॉच, बस हो गया, समझ में आ गया। कोई भी स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जिसको समझ में ना आए, क्योंकि बहुत सिंपल सा ये है, ठीक है। तो शीला सैड डैट, ठीक है, सी हैड लॉस्ट हर वॉच, बस हो गया, इसको नोट कर लीजिए। देखिए मैं सिंपल तरीका सोचता हूं कि आप लोग समझ जाएं, ठीक है। अब मेरे पास कुछ ऐसा जादू नहीं है कि मैं मार दूंगा और आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है, मैं जादूगर तो हूं नहीं, आइए मैं टीचर, ठीक है, एंड यू आर स्टूडेंट्स, समझे। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा हाउ डू यू, इसको हटा दीजिए, यहां पर नहीं है ये। हाउ डू यू लाइक योर न्यू हाउस, सैड आशीष, यानी कि तुम्हें तुम्हारा नया घर कैसा लगा, आशीष ने कहा। अब कैसे आप बनाओगे, इसमें तो रिपोर्टेड स्पीच पहले दे दिया गया है, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में दिया गया है। देखिए यहां पर डबल इन्वर्टेड कॉमा कर दीजिएगा, ठीक है, नहीं दिया गया तो आप कर दीजिए। तो हाउ डू यू लाइक योर न्यू हाउस, देखिए लाइक में जो एल है ये स्मॉल रहेगा, ठीक है, मतलब यहां पर लिख दिया गया है। तो हाउ डू यू लाइक योर न्यू हाउस, तुम्हें तुम्हारा नया घर कैसा लगा, सैड आशीष, आशीष ने कहा। तो देखिए यहां पर रिपोर्टेड स्पीच आगे है, रिपोर्टिंग वर्ब पीछे दे दिया गया, तो आगे पीछे से हमें कुछ नहीं लेना देना, हमें पहले रिपोर्टिंग वर्ब को ही लिखना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज आप समझ दिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। देखिए आशीष ने कहा तुम्हें तुम्हारा नया घर कैसा लगा, तो किससे कहा, मुझसे कहा, तो यहां पर आप आशीष सैड टू मी भी मान सकते हैं, क्योंकि आशीष मुझसे ही कहेगा। जैसे मैं आपसे कहूं तुम्हें तुम्हारा नया घर कैसा लगा, तो मतलब मैं तुमसे कह रहा हूं ना, तो मी यहां पर हम मान सकते हैं। तो लिखेंगे हम पहले आशीष को लिखेंगे, आशीष, आशीष। अब देखिए सैड, पहले ये देखिए कि आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है कौन सा सेंटेंस है, तो हाउ आगे लगा है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड आ गया है। दूसरी कंडीशन कौन सा टेंस है, डू लगा है, डू किस में यूज करते हैं हम इंट्रोगेटिव में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, समझ में आ रहा है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में हम डू या डज का यूज करते हैं, समझ में आया। तो यहां पर आशीष, अब देखिए इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, सैड टू के स्थान पर आस्क्ड लिखते हैं, तो आशीष आस्क्ड। अब देखिए हम अपनी तरफ से मी लिख देंगे, क्योंकि मुझसे ही पूछा, अगर मी नहीं लिखेंगे आप ही सोचिए, तो जो यू है ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, अभी हमें ऑब्जेक्ट से बदलना होगा, तो ऑब्जेक्ट रहेगा ही नहीं, तो कैसे आप करोगे, ऑब्जेक्ट यहां पर छिपा है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट छिपा है, समझ में आया, जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो आशीष आस्क्ड मी, ठीक है। अब देखिए इसमें हम यूज करेंगे हाउ आ गया, तो हाउ को डायरेक्टली लिख देंगे। देखिए अगर यहां पर आपका हेल्पिंग वर्ब आगे होता, डू आगे होता, तो हम इफ या वेदर का यूज करते, लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड हाउ वेयर ये सब आ जाता है ना, तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन वर्ड को ही लिख देते हैं इंट्रोगेटिव में। अब देखिए हाउ, अब यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है मी, अगर यहां पर मी नहीं दिया था, अभी आपको बदलना होता तो क्या करते, मी मानना पड़ेगा, ये छिपा है, ठीक है, तो हाउ आई, ठीक है। अब ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट होगा, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लेते हैं पॉजिटिव में, हाउ आई लाइक्ड, ठीक है, माई फॉर, यहां पर देखिए योर है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है मी, मी के लिए हम पॉजिटिव केस लिखेंगे माई, ठीक है, लाइक्ड माई न्यू हाउस, न्यू हाउस, ठीक है, बस हो गया, ये बदल गया। तो यहां पर थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है, मी छिपा है उसको बाहर लाओ, कहीं भी छिपा हो उसको बाहर लाना है, और अब की हमें टॉपर बनकर दिखाना है, ठीक है। तो आशीष आस्क्ड मी हाउ आई लाइक माय न्यू हाउस, बस हो गया, समझ में आ रहा है, कुछ है नहीं यार, बहुत सिंपल से हैं, समझिए, एक दोस्त की, समझ लीजिए मैं आपका फ्रेंड हूं, मैं आपको कुछ बता रहा हूं, ठीक है, अगर सर समझ कर करेंगे तो इतनी जल्दी समझ में नहीं आने वाला है, अच्छे से समझिए, किसी चीज को बहुत ज्यादा कठिन मत समझिए, सब कुछ इजी है,
कुछ भी इस दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप लोग चाहें तो सब कुछ इम्पॉसिबल है। ठीक है, समझ में आया? सुना होगा आप लोगों ने कि अगर हम किसी चीज को शिद्दत से चाहें तो उसे पूरी कायनात आपको दिलाने में लग जाती है। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, दे डिड नॉट ट्रीट मी फेयरली आई सैड, यानी कि दे डिड नॉट ट्रीट मी फेयरली, उन्होंने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। दे डिड नॉट ट्रीट मी फेयरली, उन्होंने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। आई सैड, मैंने कहा। अब यहां पर कैसे बदलोगे तुम लोग बताओ? तो इसको हम बदलेंगे कैसे? देखिए यहां पर भी रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पीछे है, रिपोर्टेड स्पीच आगे है, लेकिन यहां पर इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा है तो लगा दीजिए। देखिए नहीं लगा है तो लगा दीजिए। जैसे ये प्रिंटिंग है, इस पीपीटी है, इसमें कहीं गलती भी हो जाती है तो हमें तो सही करना पड़ेगा ना, समझ में आया? तो यहां पर लिखेंगे आई सैड, यहां पर लिख देंगे आई सैड। ठीक है, अब देखिए आपका जो ये है ये असर्टिव सेंटेंस है, देखिए दे है। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस है, उसके बाद में ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि डिड नॉट लगा है। जब इसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट होगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट होता है। दैट्स अ रूल। ठीक है, समझ में आया? तो देखिए आई सैड मैंने लिखा, बीच में लगा देंगे डैट, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में हम डैट का यूज करते हैं। अब देखिए दे है, दे तो ऐसे ही रहेगा, दे में हमें कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो दे में क्यों नहीं चेंज करना है? क्योंकि ये हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, मतलब दे को हमेशा दे ही रहने देते हैं। ठीक है, तो आई सैड दैट दे। अब देखिए यहां पर ये डिड नॉट है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसको बदलना है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड का यूज करते हैं प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो दे हैड नॉट, दे हैड नॉट। ट्रीट का थर्ड फॉर्म लेंगे क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लेते हैं। तो ट्रीटेड क्या लिख देंगे? ट्रीटेड। ट्रीटेड का मतलब, ट्रीट का मतलब व्यवहार करना। ठीक है, मी, मी है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट तो आई है ही, तो यहां पर मी ही हम लिख देंगे। ठीक है, मी फेयरली, फेयरली। ठीक है, बस हो गया। आई सैड दैट दे हैड नॉट ट्रीटेड मी फेयरली, बस हो गया। समझ में आ गया? तीसरा क्वेश्चन भी देखिए, मेरा मकसद है, मेरा पर्पस होता है कि आप लोग समझिए। बताने को तो मैं डायरेक्टली ऐसे लिखते जा सकता हूं, आप लोग उतार देंगे, लेकिन उतारने से काम नहीं चलेगा, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये वो समय नहीं है जब 2-3 महीने एग्जाम बचा था। अब आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, समझ लीजिए कल ही एग्जाम है। ठीक है, इस तरह से पढ़िए। ठीक, समझ में आया? चौथा क्वेश्चन देखते हैं, ये भी हो गया आपका। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, द बॉस सैड आर द मेन रेडी, यानी कि बॉस ने कहा क्या पुरुष तैयार हैं? आर द मेन रेडी, मेन का मतलब आदमी या पुरुष, क्या व्यक्ति तैयार हैं? तो यहां पर देखिए ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज ये आपका इज आर एम है, इसको जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो वाज वेयर में कन्वर्ट होगा, सभी को पता है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं द बॉस, द बॉस। अब देखिए सैड के स्थान पर हम आस्क्ड का यूज करेंगे। ठीक है, आस्क्ड, आस्क्ड। अब देखिए यहां पर इफ या वेदर का हम यूज करेंगे, क्योंकि देखिए मैंने बताया था कि अगर आपका हेल्पिंग वर्ब आगे आता है तो इफ का या वेदर का यूज आप करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड आता है तो डायरेक्टली क्वेश्चन वर्ड ही लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम। बताया था ना मैंने, बहुत सिंपल सा है। तो इफ लिखेंगे, अब द मैन लिखेंगे, इफ द मैन। अब देखिए यहां पर आर है तो इज आर एम वाज वेयर में बदलता है, तो यहां पर वियर हो जाएगा, क्योंकि मैन, मैन जो है मतलब कई मैन है। ठीक है, कई आदमी हैं, तो द मैन वियर रेडी, रेडी तैयार। ठीक है, तो द बॉस आस्क्ड इफ द मेन वेयर रेडी, हो गया। नोट करिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो ये 4 क्वेश्चन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, क्योंकि हमें 6 टॉपिक पढ़ने हैं। 1 से काम चलेगा नहीं, 2 से कुछ होगा नहीं, 3 से आप टॉपर बनेंगे नहीं, 4 से ही बन पाएंगे या 5 टॉपिक। ठीक है, मतलब समझे? तो इसको नोट कर लीजिए, सबसे पहले नोट हो गया स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना, बट मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। जो मीनिंग ये ऊपर है वही मीनिंग नीचे भी होना चाहिए, दैट्स अ रूल। ठीक है, तो देखिए हमें करना क्या, जैसे देखिए ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री, यानी कि महान लोग अपने देश की सेवा करते हैं। देयर सर्विस इज सेल्फलेस, उनकी सेवा निस्वार्थ होती है। यानी कि महान लोग अपने देश की सेवा करते हैं, उनकी सेवा निस्वार्थ होती है। यहां
यहाँ पर दो सेंटेंस है, एक तो यहां तक आपका हो गया फुल स्टॉप, एक यहां तक। इन दोनों को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना है, वो भी जो ब्रैकेट में दिया गया है। सिंपल सेंटेंस हमें बनाना है, बट मीनिंग ना बदले, ये ध्यान रखिएगा। तो लिखिए, सिंपल सा है, लिखेंगे हम कैसे, देखिए, ग्रेट पीपल सर्व दियर कंट्री, ठीक है, सेल्फलेसली, ठीक है, हो गया, ये बदल गया हमारा सिंपल में। ग्रेट पीपल सर्व दियर कंट्री सेल्फलेसली, यानी कि महान लोग निस्वार्थ रूप से अपने देश की सेवा करते हैं। ऊपर क्या था, महान लोग अपने देश की सेवा करते हैं, उनकी सेवा निस्वार्थ है। नीचे हमने क्या किया, ग्रेट पीपल सर्व दियर कंट्री सेल्फलेसली, यानी कि महान लोग निस्वार्थ रूप से अपने देश की सेवा करते हैं, मतलब उनको कुछ नहीं चाहिए, वो स्वार्थी नहीं है, वो निस्वार्थ रूप से अपने देश की सेवा करते हैं। ऐसे हम लोगों को भी करना चाहिए, ठीक है, समझ में आया। तो ये भी हो गया आपका, दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, दूसरा देखिए। अब दूसरा देखिए, द वेदर वॉज फाइन, यानी कि मौसम अच्छा था, मौसम सुहावना था, ठीक है। बी एंजॉयड द वॉक, हमने सैर का आनंद लिया। तो मौसम अच्छा था, हमने सैर का आनंद लिया। अब भाई मौसम अच्छा रहेगा तो हम भी घूमने टहलने निकलेंगे, ठीक है, थोड़ा एंजॉय लेंगे, आनंद, ठीक है। तो इसको बदलना हमें सिंपल सेंटेंस में, कैसे बदलेंगे बताइए। सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे तो सिंपल से बदलेंगे, ठीक है, मतलब सिंपल तरीके से बदलेंगे। तो लिखेंगे द वेदर का मतलब क्या होता है, मौसम। द वेदर बीइंग फाइन, ठीक है, द वेदर बीइंग फाइन, ठीक है। वी एंजॉयड द वॉक, बी एंजॉयड द वॉक, बस हो गया। द वेदर बीइंग फाइन वी एंजॉयड द वॉक, यानी कि मौसम अच्छा होने पर हमने सैर का आनंद लिया, मतलब हमने वॉकिंग का आनंद लिया, ठीक है। ऊपर क्या था, मौसम अच्छा था, हमने सैर का आनंद लिया। नीचे क्या है, मौसम अच्छा होने पर हमने सैर का आनंद लिया। दैट्स अ सिंपल। सिंपल का मतलब मैंने सिंपल में इससे बदल दिया, ठीक है, मतलब दूसरा वाला सिंपल मत समझिएगा, ठीक। आगे देखते हैं तीसरा, इसको नोट कर लिया कीजिए। जैसे मैं बोलता हूं, जैसे आप लोग कहते हैं सर आगे से थोड़ा हट जाया कीजिए, मैं नोट कर लूं। देखिए मैं जब तक पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, उतना तो आपको समझ में आ जाता है, आप नोट कर सकते हैं, यू कैन नोट, समझे इंग्लिश, ठीक। तो देखिए नेक्स्ट, योर फादर विल सून रिकवर, यानी कि तुम्हारे पिताजी शीघ्र ठीक होंगे, ठीक है। बी होप सो, हमें ऐसी आशा है, ठीक है, तुम्हारे पिताजी जल्दी शीघ्र ठीक होंगे, हमें ऐसी आशा। इसको बदलिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, तो कुछ करना नहीं है, बी होप को हम आगे कर देते हैं, बी होप, ठीक है। फिर बीच में लगाएंगे दैट योर फादर, ठीक है, विल सून रिकवर, बस हो गया। देखिए वी होप दैट, हमें आशा है कि योर फादर विल सून रिकवर, तुम्हारे पिताजी जल्दी ठीक होंगे। ऊपर क्या था, हम तुम्हारे पिताजी जल्दी ठीक होंगे, हमें ऐसी आशा है। नीचे क्या है, बी होप दैट योर फादर विल सून रिकवर, यानी कि मुझे आशा है कि तुम्हारे पिताजी जल्दी ठीक होंगे, ठीक है, मतलब कोई प्रॉब्लम होगी तो वो ठीक हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा बी होप दैट योर फादर विल सून रिकवर सून, या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, योर फादर विल रिकवर सून भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पर सून रिकवर भी लिख सकते हैं और रिकवर सून भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चौथा देखिए, चौथा अब इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आप यहां पर 3 सेंटेंस है। देखिए इसको फुल स्टॉप कर लीजिएगा। बाबर डिफीटेड लोदी, यानी कि बाबर ने लोदी को हराया, ठीक है। बाबर वाज ये तुर्क, बाबर एक तुर्की था।
लोधी वाज द एम्परर ऑफ इंडिया, लोधी भारत का सम्राट था। इसमें तीन सेंटेंस है। मैंने बताया था सिंथेसिस क्या होता है, दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना, दैट्स अ सिंथेसिस। इसमें 3 सेंटेंस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बना देंगे इसको भी। बाबर डिफीटेड लोधी, बाबर ने लोधी को हराया। बाबर वाज ए तुर्क, बाबर एक तुर्की था। लोधी वाज द एम्परर ऑफ इंडिया, लोधी भारत का सम्राट था। तीनों को जोड़िए और बनाइए सिंपल सेंटेंस। कैसे बनाओगे बताओ, जल्दी बताओ कैसे बनाएंगे इसको। तो लिखेंगे बाबर, ठीक है, क्या लिखेंगे, बाबर, बाबर। अब लिखेंगे यहां पर कॉमा लगाएंगे, ए तुर्क, मतलब इसकी विशेषता लिखेंगे कि बाबर भैया हैं क्या, ठीक है। तो बाबर ए तुर्क। अब इन्होंने किसको हराया, डिफीटेड लोधी, ऐसे लिख देंगे कॉमा लगाकर, डिफीटेड, डिफीटेड लोधी। अब भैया लोधी जी कौन है, तो लोधी जी हैं द एम्परर ऑफ इंडिया। मोदी मत समझिएगा, ठीक है, मोदी जी तो हमारे मोदी हैं। द एम्परर ऑफ इंडिया, द एम्परर ऑफ इंडिया, इंडिया का मतलब भारत, हमारा भारत महान, आवर इंडिया इज ग्रेट, ठीक है। तो बाबर डिफीटेड लोधी, बाबर ने लोधी को हराया। बाबर वाज ए तुर्क, बाबर एक तुर्की था। लोधी वाज द एम्परर ऑफ इंडिया, लोधी भारत का सम्राट था। तो हमने क्या लिखा, बाबर ए तुर्क डिफीटेड लोधी द एम्परर ऑफ इंडिया, यानी कि बाबर एक तुर्क था, उसने भारत के सम्राट को हराया, ठीक है, समझ में आया। डिफीटेड लोधी, उसने लोधी को हराया जो कि है द एम्परर ऑफ इंडिया, जो भारत के सम्राट हैं। बस हो गया, ये भी हो गया, बस सिंपल सा है, बस कॉमा लगाकर काम बना दीजिए, काम खत्म। कॉमा लगा दीजिए बीच में, हो गया आपका सेंटेंस ये सिंपल सेंटेंस में। तो इसको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नोट हो गया स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सिंटैक्स, तीसरा टॉपिक। सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स का मतलब होता है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज, मतलब सेंटेंस दे दिया गया भैया, उसमें गलतियां भी दे दी जाएंगी, मतलब सेंटेंस के साथ मिस्टेक्स फ्री आपको मिलेगा, ठीक है, उसको सही कीजिए। 1 के साथ 1 फ्री आपने सुना होगा, 2 in 1। तो ये है सिंटैक्स। हिंदी व्याकरण में आपने पढ़ा होगा वाक्य संशोधन, मतलब हिंदी में वाक्य दे दिया गया, उसमें गलतियां भी साथ में दी जाएंगी, ठीक है, और आपको उसको सही करना होगा। वैसे इसमें इंग्लिश में भी सेम है। सिंटैक्स का मतलब होता है वाक्य संशोधन, मतलब एक सेंटेंस दे दिया गया, इसमें गलती है, सही कर दो, बस हो गया। चलिए लिखते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट है मिस्टर पीके रॉय इज ए एमपी, यानी कि मिस्टर पीके रॉय एक एमपी हैं। एमपी एक पद होता है, और जब भी पद होगा तो उसके साथ हम ए नहीं लगाते स्टूडेंट, एंड का यूज करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे मिस्टर पीके रॉय, मिस्टर पीके रॉय, रॉय इज एन एमपी, ठीक है, इज एन एमपी, बस हो गया, ये सही है। मतलब किसी का पद है, अगर कोई पदवी है तो उसके लिए हम एन का यूज करेंगे, ना कि ए का, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट बुद्धिमान जो होंगे क्या कहेंगे, अरे सर जी वावेल अगर आगे होता ए ई आई ओ यू तब तो हम एन का यूज करते, ये यम के आगे एन का ऐसे यूज कर दिया आपने। तो देखिए सिंटैक्स में रूल है, पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है, लेकिन मैं तो समझा दूंगा, ऐसे समझिए आप। नेक्स्ट देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, सबको पता है, देखकर मत डरिएगा, मैथमेटिक्स आर नॉट एन इजी सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स एक आसान विषय नहीं है। बताइए गलती क्या है, जल्दी से बताइए, कमेंट करके बता दिया कीजिए। देखिए मैथमेटिक्स में एस देखकर ऐसा मत समझिएगा कि ये प्लूरल है, क्योंकि मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, दैट्स अ सिंगुलर, और इसके साथ हम इज का यूज करेंगे। चाहे फिजिक्स हो, फिजिक्स आर नॉट एन इजी सब्जेक्ट, तो फिजिक्स इज रहेगा। एस देखकर आप लोग इसको प्लूरल मत समझिएगा, फिजिक्स इंग्लिश हिंदी कुछ भी हो, ऐसे मैथमेटिक्स आ गया तो आर का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि दैट्स अ सब्जेक्ट, ठीक है। तो लिखेंगे मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स is not an easy subject, an easy सब्जेक्ट, ठीक है, बस हो गया। मैथमेटिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट, दैट्स अ सिंपल, ठीक है, समझ में आ रहा है, कुछ है नहीं, सिंपल सा है बस, ठीक है, हो गया। इसको भी नोट करिए, जल्दी से करिए, सब्जेक्ट के साथ हम इज लगाते हैं, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट तीसरा, सी हैव संग ये सॉन्ग, उसने एक गाना गाया है। कौन सा टेंस है बताओ, कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें गलती क्या है, ही सी इट तथा एक वचनकर्ता के साथ, एक वचन सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज का यूज करते हैं, हैव का नहीं करेंगे, आई वी यू दे के साथ करेंगे, ठीक है। तो सी के साथ हैज लिखेंगे, बस यही गलती है। जो समझ गया वो समझ गया, जो नहीं समझा वो पलट गया, ठीक है। तो सी हैज संग ये
सॉन्ग। बस हो गया, कुछ है नहीं इसमें, हो गया बस। सी के साथ हम हैज लगाएंगे क्योंकि दैट्स अ सिंगुलर सब्जेक्ट, और एक क्वेश्चन सब्जेक्ट के साथ हम हैज का यूज करेंगे, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देखिए, एक और है 4 नंबर देख लीजिए। मैनी ए बॉय बियर प्लेइंग इन द फील्ड, यानी कि कई लड़के फील्ड में खेल रहे थे। इसमें गलती क्या है, देखिए मैनी के साथ ए नहीं लगाएंगे क्योंकि कई लड़के हैं, तो ए नहीं लगाएंगे, तो लिखेंगे मैनी बॉय, मैनी बॉय बियर प्लेइंग इन द फील्ड। जैसे हम लोग आज से पहले जो स्टूडेंट बहुत सारे होंगे जो इस समय एग्जाम के टाइम को छोड़ दिया जाए तो वो लोग दिन भर फील्ड में ही रहते थे। भैया क्रिकेट खेलते थे, कोई क्रिकेट प्रेमी कौन कौन है बताओ, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो कोई कुछ करता था, मतलब खेलते कूदते टहलते रहते थे। अब जब एग्जाम आया भैया तो सब खेल कूद बैट बल्ला छोड़कर बस खाली किताब लेकर टहल रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको पढ़ना है यार, उनको पास होना अच्छे से। कुछ बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी तैयारी शुरू से ही चल रही है, उनको एग्जाम टाइम में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, होगा एग्जाम यार, मेरी तो तैयारी अच्छे से हो चुकी है ना, इस तरह पढ़ो, ठीक है। तो ये भी हो गया, नोट कर लीजिए इसको। तब नेक्स्ट देखते हैं, नोट हो गया स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एंटोनिम्स। ये क्या होता है? एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ रखते हैं। मैंने पहले भी आपको बता रखा है, ठीक है। देखिए एंटोनिम्स का मतलब, जैसे एक्सपेडाइट, एक्सपेडाइट का मतलब होता है शीघ्र। क्या होता है इसका मतलब? शीघ्र होता है, मतलब जल्दी, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा बताइए, एंटोनिम क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम होगा लेट। लेट का मतलब देरी या डीले, डीले, ठीक है। इसका मतलब भी होता है देरी, मतलब एक दूसरे के विपरीत अर्थ रखते हो। जैसे देखिए एक्सपेडाइट का मतलब होता है शीघ्र, तो लेट और डीले का मतलब देरी, ये एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे। समझ में तो आ रहा है। ऐसे दूसरा आप लोग बताइए, बिजी, बाय, सॉरी बाय, बाय का क्या होगा? बाय का अर्थ होता है खरीदना। क्या होता है? खरीदना। तो इसका एंटोनिम तो लगभग सभी स्टूडेंट को पता होगा, सभी के सभी स्टूडेंट को। बताइए आप लोग, इसका एंटोनिम हो जाएगा सेल। सेल का मतलब होता है बेचना। क्या होता है इसका मतलब? बेचना, ठीक है। तो बाय का मतलब खरीदना, तो सेल का मतलब बेचना, सिंपल सा है। तीसरा देखिए, बताइए इसका, बताइए बिजी। बिजी का मतलब होता है व्यस्त। क्या होता है इसका मतलब? व्यस्त। जैसे आप बिजी हो किसी काम में तो इसको बिजी बोलेंगे। इसका क्या हो जाएगा? फ्री। कुछ लोग फ्री रहते हैं, अरे चलो यार एग्जाम होगा तो होगा, घूमेंगे टहलेंगे, फ्री लिख सकते हैं। अनऑक्यूपाइड भी लिख सकते हैं, अनऑक्यूपाइड, ठीक है। इन दोनों का मतलब होता है, क्या होगा बताइए? फ्री का मतलब जानते ही हैं, बिजी का मतलब व्यस्त, फ्री का मतलब एकदम स्वतंत्र है, ठीक है। आगे देखिए कॉशियस, इसमें से एक सी हटा दीजिए, ठीक है। कॉशियस, कॉशियस का मतलब होता है सतर्क या होता है सावधान। सतर्क भी लिख सकते हैं और सावधान भी लिख सकते हैं। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा बताइए? इसका एंटोनिम हो जाएगा नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट, इसका मतलब होता है लापरवाह या असावधान भी आप लिख सकते हैं। क्या? लापरवाह या असावधान, असावधान। मतलब कॉशियस का मतलब सावधान, नेग्लिजेंट का मतलब असावधान, हो गया। तो देखिए एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द जो विपरीत अर्थ रखते हैं। जैसे देखिए एक्सपेडाइट का मतलब शीघ्र, तो लेट और डिले का मतलब देरी। बाय का मतलब खरीदना, तो सेल का मतलब बेचना। बिजी का मतलब व्यस्त, तो फ्री अनऑक्यूपाइड का मतलब फ्री, स्वतंत्र, ठीक है। कॉशियस का मतलब सतर्क, तो नेग्लिजेंट का मतलब असावधान, ठीक है। कॉशियस का मतलब सावधान, तो नेग्लिजेंट का मतलब असावधान। बस हो गया, समझ में आ गया। तो इसको नोट कर लीजिए। तब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पहले इसको कर दीजिए नोट, ठीक है। अब भैया एंटोनिम तो हो गया, तो सिनोनिम्स को भी पढ़ना होगा। सिनोनिम्स का मतलब होता है, जैसे उसका मतलब होता था विपरीतार्थक शब्द, तो इसका मतलब है समानार्थी शब्द जो समान अर्थ रखते हैं, ये होगा आपका सिनोनिम्स। जैसे देखिए प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, तो ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मतलब भी रोकना होता है? तो उसका जो एंटोनिम होगा वो होगा स्टॉप। स्टॉप का मतलब भी होता है रोकना। और चेक, चेक का मतलब भी होता है रोकना। तो प्रिवेंट का मतलब रोकना, स्टॉप और चेक का मतलब भी रोकना, मतलब वर्ड तो अलग अलग है बट इनका अर्थ समान है, ये समानार्थी शब्द होंगे सिनोनिम्स, ठीक है। ऐसे नॉटी, नॉटी बॉय, ठीक है, तो शरारती, नॉटी का मतलब शरारती, कुछ लोग होंगे शरारती इसमें भी, ठीक है, तो शरारती। तो इसका हम क्या लिख सकते हैं बताइए? इसका हम लिख सकते हैं मिसचीवियस, ठीक है, मिस
मिस्चीवियस, ठीक है, या लिख सकते हैं हम प्लेफुल, प्लेफुल, ठीक है, इन दोनों का मतलब भी होता है शरारती। तो नॉटी का मतलब शरारती, मिस्चीवियस और प्लेफुल का मतलब भी शरारती, मीनिंग सेम है, अर्थ समान है, सिर्फ वर्ड अलग अलग हैं। ऐसे ऑबसीन, ऑबसीन का मतलब क्या होता है, अश्लील, कोई अश्लील चीज हो, ठीक है, अश्लील। ऑबसीन का मतलब होता है अश्लील। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। इसका एंटोनिम हो जाएगा इंडिसेंट, इंडिसेंट, इसका मतलब भी होता है अश्लील, ठीक है, तो दोनों सेम है। नेक्स्ट देखिए मार्वेल, मार्वेल का मतलब होता है आश्चर्य, क्या होता है, आश्चर्य, ठीक है, हिंदी में लिख देता हूं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा बताइए, वांडर लिख सकते हैं, वांडर, वांडर, या भैया सरप्राइज लिख दें, क्या लिख दें, सरप्राइज, सरप्राइज, ठीक है, समझ में आया। तो इसका मतलब भी होता है आश्चर्य। तो सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द जो एक दूसरे के समान अर्थ रखते हो। जैसे देखिए प्रिवेंट का मतलब रोकना, स्टॉप और चेक का मतलब भी रोकना, नॉटी का मतलब शरारती, मिस्चीवियस और प्लेफुल का मतलब भी शरारती, ऑब्सीन का मतलब अश्लील, तो इंडिसेंट का मतलब भी अश्लील, मार्वेल का मतलब आश्चर्य, तो वंडर और सरप्राइज का मतलब भी आश्चर्य, ठीक है, सॉरी। तो ये हो गया, समझ में आ गया। तो इसको भी कर लीजिए नोट, फिर हम देखेंगे अपना लास्ट टॉपिक, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नोट हो गया स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये क्या होता है, मतलब हिंदी में बोले तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पढ़ा है ना, वैसे इसमें भी इंग्लिश में भी है। जैसे देखिए दिया गया है, ये पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, यानी कि वह व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे थीस्ट, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, थीस्ट। थीस्ट का मतलब होता है आस्तिक, मतलब ये ईश्वर में आस्था रखते हैं, ये ईश्वर में विश्वास रखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए वो ये पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, तो आप बोलेंगे एथीस्ट, आगे ए लगा दीजिए, हो गया, समझ में आ गया, फर्स्ट समझ में आ गया। तो यही होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एक और है अभी, सॉरी अभी 3 है। देखिए ये पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस, यानी कि लंबे अनुभव वाला व्यक्ति, जिसके पास लंबा अनुभव हो, ठीक है, एक्सपीरियंस हो, समझ में आया। तो इसका हो जाएगा वेटेरन, वेटेरन, वेटेरन का मतलब होता है अनुभवी, जिसके पास लंबा अनुभव हो उसे हम लोग वेटेरन बोलते हैं, यानी कि अनुभवी, एक वर्ड में, ठीक है। तो नोट करिए इसको भी, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये पर्सन हु लव्स हिज ओन कंट्री, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपने देश से प्रेम करता है, हम सभी लोग करते हैं, तो हम सभी लोग अपने देश से प्रेम करेंगे तो हमें क्या कहा जाएगा, देश प्रेमी या देशभक्त। इसे इंग्लिश में बोलते हैं पैट्रियट, क्या बोलते हैं, पैट्रियट, पैरट मत लिख दीजिएगा, ठीक है, पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त, देशभक्त लिख सकते हैं या जनहित, सॉरी देश प्रेमी लिख सकते हैं, वो सब सेम है, ठीक है। तो ये तीसरा भी हो गया, सबको नोट कर लीजिए, सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चौथा देखिए, एक और इसमें अभी, ये पर्सन हु डिपेंड्स ऑन अदर्स, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो दूसरों पर डिपेंड हो, दूसरों पर निर्भर हो, तो भैया परजीवी बोलेंगे उसे, मतलब परजीवी का मतलब जो दूसरों के बल पर जीवित हो, पराश्रित, ठीक है, पैरासाइट बोलेंगे उसे इंग्लिश में, पैरासाइट, पैरासाइट, इसका मतलब होता है परजीवी, परजीवी, ठीक है, ये हो गया, बस हो गया। तो ये पर्सन हु डिपेंड्स ऑन अदर्स, जो दूसरों पर निर्भर हो, पैरासाइट होंगे, वो परजीवी होंगे, ठीक है। तो ये भी हो गया। चलिए आज का ये सेक्शन हमारा यहीं पर फिनिश होता है। टोटल हमने पढ़ लिया 6 टॉपिक, एक टॉपिक के 4 क्वेश्चन, तो भैया 24 क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। अब आप लोग क्या कीजिए, मोबाइल लीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट कीजिए कि सर मुझे 24 में से इतने क्वेश्चन पहले से पता थे, आपको कितने पता थे, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो आज का ये इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट सेशन फिनिश होता है। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।